जैसे कि आप जानते हो, लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ। जितनी लंबी बेल्ट उतनी कम आयु, और उसका मुख्य कारण है ओबेसिटी। तो मैं आज आपको ओबेसिटी और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम ये जानें कि ओबेसिटी है क्या। ओबेसिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी का फैट इतना बढ़ जाता है, उसके कारण स्वास्थ्य पे खराब असर होना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक अधिक कैलोरी वाला डाइट लेना और उसके हिसाब से शारीरिक श्रम कम होने की वजह से ओबेसिटी होती है, और उसके कारण अनेक हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाता है। हमें पता कैसे चले कि हम ओबेस है या नहीं है? अभी हाउ कैन वी मेजर इट? तो उसको मेजर करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत मेथड बताऊंगी जो ज्यादातर यूज होती है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। तो फर्स्ट मेथड इज बॉडी मास इंडेक्स। आपने सुना ही होगा बॉडी मास इंडेक्स, राइट? तो बॉडी मास इंडेक्स सिंपल फॉर्मूला रहती है, उसमें आपका वेट इन केजीज डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर किया जाता है। उसका जो रेशियो आता है उसमें से पता चलता है कि आपका बीएमआई कितना है। ओके, सो अभी आपका बीएमआई अगर आपने कैलकुलेशंस किया और उसकी वैल्यू अगर इफ इट इज कमिंग कि 18.5 से कम आती है, इट मीन्स यू आर अंडरवेट। अगर आपका बीएमआई 25 से 30 तक आता है, देन यू 25 से 30 है, देन ओवरवेट हो। लेकिन आपका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? 18.5 से 25 तक, तो उसमें नॉर्मल कहते हैं। अगर 30 प्लस है तो ओवरवेट हो, एंड अबव 40 है तो मॉर्बिड ओबेसिटी हो। मॉर्बिड ओबेसिटी मीन्स आपकी जान का खतरा उसमें ज्यादा रहता है, बिकॉज इफ यू आर एक्सट्रीमली ओबेस्ड, या मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं उसको। ओके, दूसरा जो मेजर हम यूज करते हैं दैट इज वेस्ट का सर्कमफरेंस। अभी वेस्ट सर्कमफरेंस में कैसे करते हैं? सिंपल हम मेजर टेप यूज करते हैं। ओके, मेजर टेप हमारी जो टेलर मेजर टेप होती है वो हम यूज करते हैं, और उससे हमें पता चलता है आपका वेस्ट सर्कमफरेंस। वेस्ट मीन्स क्या होता है? हमारे कमर का घेराव। ओके, अगर हमारा जो कमर का जो घेराव है, सपोज इफ मेजर करते हो और अगर आप मेल हो और आपका घेराव मोर देन 40 इंचीज है, या फिर आप विमेन हो और आपका घेराव 35 इंचीज से ज्यादा है, इट मीन्स कि आपका वेस्ट ज्यादा है, राइट? वेस्ट सर्कमफेरेंस ज्यादा है और यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क, आपका हाई रिस्क है, तो हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस आप में ज्यादा रहते हैं। ओके, अभी पेट की चर्बी ज्यादा, वेस्ट का सर्कमफेरेंस ज्यादा, इट मीन्स के पेट की चर्बी ज्यादा। ओके, अभी पेट पे ज्यादा फैट का डिफ्यूजन होना, इसलिए हम जो बोलते हैं दैट इज एन एप्पल शेप बॉडी, राइट? सो अगर आपका एप्पल शेप बॉडी है तो आपको हाइपरटेंशन का खतरा होने के चांसेस, टाइप 2 डायबिटीज और स्ट्रोक के चांसेस आप में ज्यादा रहते हैं। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस सही हो। तो वेस्ट पे आपको सर्कमफेरेंस आपको चेक करना है। इट इज अ वेरी इजी मेथड, राइट? तो फर्स्ट मैंने जो बताया दैट इज बीएमआई, सेकंड इज वेस्ट सर्कमफेरेंस। तीसरा जो हम देखेंगे दैट वुड बी वेस्ट टू हिप रेशियो। अभी वेस्ट टू हिप रेशियो में कैसे यूज करते, कैसे मेजर करते हैं? सिंपल, इसमें भी हम लोग मेजर टैप यूज करते हैं। ओके, आपने जो मेजर टैप लिया उसमें आपने आपका वेस्ट का सर्कमफेरेंस और दूसरा वेस्ट मीन्स कमर का सर्कमफेरेंस, ओके, और दूसरा होता है हिप्स का सर्कमफेरेंस। तो हिप का सर्कमफेरेंस क्या होता है? हमारा नीतम का सर्कमफेरेंस, राइट? अभी वेस्ट और नीतम दैट इज वेस्ट एंड हिप का जो रेशियो होता है उसको डिवाइड करके जो वैल्यूज आती है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि आपका रिस्क, आप रिस्क पे हो या नहीं हो। ओके, अगर वेस्ट टू हिप रेशियो अगर देखें तो अगर मैन है और आपका वेस्ट टू हिप रेशियो मोर देन 1 आ रहा है, और अगर आप विमेन हो तो आपका रेशियो मोर देन 0.85 आ रहा है, तो आपका हार्ट हेल्थ का रिस्क ज्यादा है। ओके, सो अभी मेजरमेंट से मुझे एक अच्छी सी एक इवेंट याद आ रहा है। एक मेरी मेंबर थी, तो एक मेरा बहुत ही मजेदार किस्सा था। तो मेरी एक क्लाइंट थी सो मेनी इयर्स बैक, लाइक लगभग 10-15 साल हो गया होगा, उसके पहले की बात है। तो वो टाइम पे एक मेंबर थी मेरी, वेस्ट टू हिप रेशियो से मुझे एक मेजरमेंट से याद आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो शी केम फॉर द वेट रिडक्शन, उन्होंने वेट लॉस किया। विद इन 3 मंथ्स उसने लगभग 8 से 10 केजी जितना वेट कम कर लिया था। अभी 8 से 10 केजी वेट है, वो दिन उसकी मेजरमेंट की बारी थी, तो वो मेजर करवा रही थी। मेजर करने से देखा तो नियरली उसका ओवरऑल बॉडी में लगभग 10-15 इंचेस जितना वेट इंच रिडक्शन था, और स्पेशली टमी का लगभग 3 to 4 इंच था और हिप्स का 3 to 4 इंचेस। सो काफी हद तक उसका वेस्ट और हिप का इंचेस काफी हद तक उसके रिडक्शन हुए थे। वेट वो टाइम पे उसको अप्रोक्सीमेटली होगा 90 और नियरली शी केम टू नियरली 80 के आसपास उसका हुआ था। तो रिडक्शन अच्छा था, बट शी वॉज नॉट हैप्पी। तो मैंने पूछा उसको कि क्यों आप हैप्पी नहीं हो, क्या हुआ, आप
खुश क्यों नहीं रखते आपको, इतना अच्छा रिडक्शन आ रहा है, व्हाट इज द थिंग? तो उसने बोला बाकी सब तो सही है, एवरीथिंग इज गुड, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे हेल्थ में भी कॉम्प्लिकेशंस जो है मेरे इंप्रूव हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज कम हो रहे हैं, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, कपड़े में भी अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा बढ़ गया है, लेकिन खाली एक ही मुझे प्रॉब्लम है कि मेरी हाइट कम हो रही है। मैंने बोला आई वाज शॉक्ड, कैसे हाइट कम हो सकती है किसी की? तो यूजुअली हम लोग कैसे करते हैं कि वी चेक सिंगल टाइम ही हम लोग हाइट चेक करते हैं, जैसे जब एडमिशन होता है तब हाइट चेक होती है, और फिर हमें एडल्ट होते हैं उनका ग्रोथ ऐसा कुछ होता नहीं कि उसके हाइट होगी, तो हम लोग वो चेक नहीं करते। तो वो टाइम पे वी चेक द हाइट, उनको मैंने पहले पूछा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कपड़े मेरे जो है वो लंबे होते जा रहे हैं, जमीन पे अभी घिसना भी शुरू हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, मैंने बताया कि आपका हाइट, आपका टोटल इतना सारा इंचेस कम हुआ है, आपका स्टमक कम हुआ है, आपका हिप्स कम हुआ है, इसलिए कपड़ों में जो खिंचाव था ना, तो वो खिंचाव आपका कम हो गया और इसकी वजह से वो लटकना, नीचे थोड़ा सा लटकना शुरू हो गया, आपकी हाइट में कोई फर्क नहीं होता। फिर भी उसकी तसल्ली के लिए हमने वापस उसको चेक करवाई हाइट, ताकि उसको पता चले कि शी बिकम्स सेटिस्फाइड हो, इसलिए मैंने वापस उनकी हाइट चेक करवाई। एंड शी वॉज लाइक वेरी मच सरप्राइज, और उसको ऐसा लगा कि अच्छा हुआ, एंड शर्मा भी गई वो और हंसने भी लगी कि चलो ओके कोई बात नहीं, कि चलो ये मेरी नादानी थी और मुझे पता नहीं चला। सो दिस वॉज द थिंग। सो वेस्ट सर्कमफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट रहता है पैरामीटर्स, और जो आप इजीली मैंने बताया जैसे कि मेजर टेप से भी आप कर सकते हो, राइट? सो वेस्ट सर्कमफरेंस, वेस्ट टू हिप रेशियो, और अभी हम जो देखेंगे दैट इज स्किन फोल्ड ट्राइसेप थिकनेस होती है, राइट? तो स्किन फोल्ड का थिकनेस यूज होता है, जिसके लिए स्पेशल मशीन यूज होता है, जैसे चिमटे के आकार का एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं हार्पेंडाइन स्किन कैलिपर लेते हैं, ठीक है? तो हार्पेंडाइन स्किन कैलिपर जो होता है उसमें हम 4 अलग अलग जगह से हम लोग उसका फैट एनालिसिस करते हैं, जैसे कि एक बाइसेप से यूज होता है, ट्राइसेप पे चेक करते हैं, इलिया जो रीजन होता है वहां पे यूज होता है, एंड इंट्रास्कैपुलर रीजन। तो ये 4 अलग अलग जगह से हम लोग चिमटा जैसे उसको पकड़ के, फैट का जो पोर्शन है वो पकड़ के वो मेजर करते हैं, और वो मेजरिंग होता है आपका के अंदर मेजर होता है। अभी जो भी एनालिसिस होता है, जो भी आता है रिजल्ट, उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि आपका बॉडी के अंदर फैट कितना है। ओके, सो टोटल 4 साइड से अगर हमने चेक किया और अगर आपका 15 mm to 45 mm जितना आपका आता है, तो इट मीन्स आपका फैट परसेंट 8 to 22% रहता है। ओके, एंड अगर आपका फैट आता है टोटल 45 to 75 mm, तो इट इज लाइक 23 to 30% आपके बॉडी में फैट रहता है। ओके, अगर आपका 76 to 150 mm आ रहा है, तो आपका 31 to 40% आपका फैट रहता है। एंड अगर आपका 151 to 170 mm जितना आता है रिजल्ट, तो उसमें 41 to 45% जितना आपका टोटल बॉडी फैट रहता है। सो नॉर्मली कितना होना चाहिए? अगर आपने ये सारे मेजरमेंट्स किए तो नॉर्मली कितना होना चाहिए? जैसे अप टू 22% इज नॉर्मल इन मेल्स। अगर मेल हो तो 22% तक वो सही है, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो 30% जितना आपका फैट अगर होगा तो चलेगा, लेकिन इससे अधिक है तो आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट 4 मैंने बताया। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर हम जो यूज करते हैं दैट इज बायोमेट्रिक इम्पेडेंस। तो बायोमेट्रिक इम्पेडेंस क्या होता है? तो बायोमेट्रिक इम्पेडेंस में हम लोग एक मशीन यूज करते हैं, मशीन के अंदर सेंसर लगे हुए होते हैं, तो जिसमें आपको हाथ में और पैरों में सेंसर्स होते हैं, तो सेंसर की मदद से ना हमें बॉडी का कंपोजिशन इवैल्यूएशन होता है। ओके, बॉडी कंपोजिशन में क्या इवैल्यूएशन होता है कि आपका बॉडी में मसल मास कितना है, आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, तो ये दोनों हम टेस्ट करते हैं। अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उसमें एस्टिमेट होगी। आपको डालना क्या होता है? आपकी एज डालनी होती है, आपकी हाइट डालनी होती है, और आपका जेंडर डालना होता है, ठीक है? तो एज, हाइट और जेंडर डालने से पूरा बॉडी का कंपोजिशन आप में आ जाता है। अभी इसमें क्या चीज होती है कि अगर वो सेंसर्स है, तो सेंसर से आपको बॉडी में फैट कितना है, आपका मसल कितना है, आपकी बॉडी एज कितनी है, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, राइट? तो ये सारी चीजें इवैल्यूएटिव। अभी फैट में भी 2 तरीके के फैट होते हैं, जैसे कि सबक्यूटेनियस फैट, और अगर देखें तो दूसरा है विजुअल फैट। ओके, तो जैसे हम लोग जो मेजर करते हैं, जैसे कि हाथ के पीछे जो जिगली फैट रहता है दैट इज अ सबक्यूटेनियस फैट रहता है। ओके, अभी ये सब स्किन के बिलो का लेयर दैट इज सबक्यूटेनियस फैट, और दूसरा फैट रहता है दैट इज अ विजुअल फैट। ओके, अभी विजुअल फैट कहाँ पे होता है? जैसे कि आपके वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन। ओके, तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के ऊपर थोड़ी फैट लेयर होती है, दैट इज अ विजुअल फैट। ओके, अभी वो दिखाई नहीं देती है। सो ज्यादातर हम लोग जो एस्टिमेशंस करते हैं ना, तो उसमें हम लोग ज्यादातर सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा चेक होती है उसके अंदर, लेकिन ये एक मशीन है तो जिसमें हम लोग ज्यादा अंदर का फैट कितना है वो भी हमें पता चलता है।
ओके, थोड़ा फैट बॉडी के लिए जरूरी होता है, राइट। सो थोड़ा फैट इज गुड फॉर हेल्थ और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, जैसे एक्स्ट्रा हमारी एनर्जी स्टोर के लिए चाहिए, दूसरा आपको चाहिए इंसुलेशन के लिए चाहिए, और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, राइट। सो इसलिए फैट जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव अगर है तो ऑर्गन्स में बहुत ही ज्यादा वो डिपोजिट हो जाता है और उसके कारण बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाता है। ओके, और जो सबक्यूटेनियस फैट एक्सेसिव है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ा सा जो मैटर करता है, जैसे कि हमारे थोड़े सी नीज जॉइंट है उस पर थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट होता है, लेकिन अंदर का जो फैट लाइक विजुअल फैट है वो अगर बढ़ गया तो इट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ओके, तो अभी मैं बताती हूँ ओबेसिटी क्यों होती है, राइट। अभी ओबेसिटी सबको मालूम है, आपने चेक भी कर लिया तो आपको पता चला कि आप कहाँ पे स्टे करते हो, जैसे कि आपने बीएमआई चेक करके आपको पता चला, आपको वेस्ट सर्कमफरेंस से पता चला, आपका वेस्ट टू हिप रेशियो से पता चला, या फिर कभी आपने स्किन फोल्ड थिकनेस देखा, या फिर आपने बॉडी इम्पीडेंस मशीन से आपने चेक किया, ठीक है। तो मशीन से हमें अच्छे से क्वालिटी, जैसे बॉडी कंपोजिशन सही से आपको मिल जाता है और इसके हिसाब से आपको वर्क करने में पता चलता है कि आपको वेदर मसल ज्यादा है या फैट ज्यादा है, अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क। ओके, अभी ओबेसिटी होती क्यों है, राइट। अभी और उसका क्यों फैक्टर सबको नहीं होता है और हमें क्यों होता है, सो व्हाट इज द थिंग, राइट। तो वैसे तो ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी वैसे लंबे समय तक अधिक मात्रा में कैलोरी लेना और कम शारीरिक श्रम होने की वजह से ओबेसिटी होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अलग कारण है जिसके कारण आपको ओबेसिटी हो सकती है। ओके, तो जिसमें वन इज जेनेटिक अगर आप बोलेंगे तो अभी जैसे कई लोगों को ऐसा ही होता है, जीन्स में है तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं। जीन्स है, चलो इट इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जीन्स कितना हद तक रिस्पॉन्सिबल है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो जीन्स पे असर करता है। अभी जीन्स में अगर आपके पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स ओबेस्ड है सपोज, राइट, तो बोथ द पेरेंट्स अगर ओबेस्ड हो तो 80% चांसेस आर देयर कि आप ओबेस्ड हो सकते हो, राइट। अगर आपका सिंगल पेरेंट ओबेस्ड है, राइट, तो आपका 40% चांसेस है कि आप ओबेस हो सकते हो। लेकिन अगर बोथ द पेरेंट्स आर इवन नॉट ओबेस, दोनों ओबेस नहीं है, राइट, नॉर्मल वेट है उनका, फिर भी आपका 10% चांस रहता है कि आप ओबेस हो सकते हो। क्यों? कि अगर आपका लाइफस्टाइल या आपकी फूड हैबिट सही नहीं है तो आप ओबेस होने की संभावना पूरी रहेगी। ओके, कई जीन्स हमारे जैसे हम पेरेंट्स से हम लोग इनहेरिट करते हैं जीन्स, तो बॉडी अब जो भी मीन्स फूड लेते हो वो कैसे एनालाइज, कैसे प्रोसेस करेगा, कहाँ पे फैट डिपोजिशन होगा, तो ज्यादातर वो आपकी हेरिडिटी से बिलोंग करता होता है। ओके, इसके अलावा हम लोग सेकेंड पॉइंट लेते हैं, दैट इज फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक श्रम का अभाव, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अभी की लाइफस्टाइल अगर देखें तो मेजोरिटी ऑफ पीपल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, राइट। अभी जो वर्क ज्यादातर जो कॉलेजेस वगैरह ऑनलाइन फंक्शन करते हैं, ज्यादातर ऑफिसेस ऑनलाइन फंक्शन करती है, राइट, तो कंटिन्यूअस बैठे रहना होता है। अभी बैठे कैसे रहना है, कंप्यूटर्स पे बैठना होता है या फिर लैपटॉप है या फिर कोई भी गैजेट्स पे हम लोग बैठे रहते हैं, घंटों तक बैठना होता है और एक्टिविटी नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि कैलोरीज कम खर्च होती है, राइट। तो कैलोरीज कम खर्च होने की वजह से भी आपको ओबेसिटी हो जाती है, तो इनएक्टिविटी। देन थर्ड इज इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स, राइट। इम्प्रॉपर फूड, कई लोगों को ना मीठा है, तला हुआ बहुत पसंद होता है, राइट, पेट भरना है तो तला हुआ या मीठा खाना। अभी तला हुआ फूड में क्या होता है ज्यादातर, राइट, फ्राइड समोसा खाया कुछ, वैसे घर पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में वो लोग नॉर्मल अच्छे से कुकिंग करते हैं, राइट। जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि दे आर ईटिंग अ वेरी गुड फूड ना, लेकिन जब भी जंक की बात हो रही है ना, वो साइड में से फिर चिप्स आ जाती है या फिर आपका चिवड़ा या नमकीन, ये सारी चीजें अंदर ऐड ऑन हो जाती है, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें उसमें ऐड होके फ्राइड चीज में ऑयली चीजें चली जाती है और उनको पता भी नहीं चलता कि कितनी कैलोरीज उसमें ऐड ऑन हो जाती है। कई लोगों को खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है, राइट, वो मीठा भी खा लिया तो एक ही चीज में आपने काफी सारी कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज आपने डाल दी, राइट। सो अगर ये सारी चीजें प्लस पोर्शन कंट्रोल नहीं होता, क्वांटिटी उनकी बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से ये ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये सारी जो है फूड हैबिट्स की बात करें। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे कार्ब्स की कैलोरीज, जैसे आप सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, कई लोगों को सिंपल कार्ब्स लेने की बहुत आदत होती है। जैसे कि आपने जूसेस ले लिए, फ्रूट जूसेस हो गया या कोलास हो गया या अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, दिस आर द लिक्विड कैलोरीज, ठीक है। तो वो कैलोरीज में पूरा कार्ब्स आपको जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब भी आप वो लेते हो ना तो उसको आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, राइट। तो पीते लोग कैलोरीज इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा जाती है, ऑन द होल कैलोरीज ज्यादा गई, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन, 1 घंटे के बाद अगेन यू आर एम्प्टी, वापस कुछ खाने को मन करेगा तो ओवर ईटिंग हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि कितनी कैलोरीज वो एड ऑन करते जा रहे हैं।
ओके, सो फूड हैबिट्स बहुत मैटर करती है कि कौन सा टाइप का फूड आप सिलेक्ट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हो तो वो स्लो रिलीज करता है शुगर को, एंड दैट्स द रीजन कि धीरे धीरे आपका भूख भी कम लगेगी आपको, और उसको ओवर ईटिंग भी आपका कम हो जाता है उसकी वजह से। ओके, अभी दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज डिजीज। सर्टेन डिजीज की वजह से भी बढ़ता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों को थायराइड होता है, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रही हूँ मैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट स्लगिश हो जाता है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो ना, यू आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट विद दैट, मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होता है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म हैम्पर होगा, तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है तो करना है, लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स इंप्रूव करने की जरूरत है तो वो आपको करना चाहिए। सेकंड होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, राइट। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण आपका वेट बढ़ जाता है, यू टेंड टू ईट मच मोर, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो और उसकी वजह से भी आपका फैट गेन हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, राइट, उसकी वजह से भी आपको वेट गेन इजिली हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स के उसके कारण आपकी ओबेसिटी हो सकती है। इसके अलावा भी है कि जैसे कि मेडिसिन, सर्टेन मेडिसिन हम लोग सोचेंगे मेडिसिन से भी बढ़ सकता है, बट इट इज बढ़ सकता है, राइट। कौन सी टाइप की मेडिसिन जनरली वेट बढ़ती है, कौन सी टाइप की मेडिकेशन से, तो यूजुअली हम देखें तो आप जैसे एंटी कन्वर्जन ड्रग्स होती है, राइट, एंटी डिप्रेशन की मेडिकेशंस होती है, या कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स लेते हो, या सर्टेन शुगर की मेडिसिन होती है, या सर्टेन ब्लड प्रेशर की रिलेटेड जो मेडिकेशंस होती है, तो उसके कारण भी आपका वेट बढ़ सकता है। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप दवाई छोड़ दें, राइट, वो तो लेना जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल और आपकी हेल्दी फूड हैबिट्स अडॉप्ट करिए ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस आप में कम हो। ओके, तो वेट बढ़ने के कारण बहुत ही ज्यादा अगर दूसरी साइड इफेक्ट्स और होना शुरू हो जाएगा अगर आपने ये कंट्रोल नहीं किया तो। सिक्स्थ इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशंस बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करती होती है, राइट। कई लोगों को इमोशंस जैसे आज अच्छा लग रहा है, अच्छा मूड है ना तो खा लो, राइट। कभी ऐसा लगता है आज स्ट्रेस में है तो खा लो, राइट, या फिर आज गुस्सा आ रहा है तो खा लो, राइट। तो उनका जो होता है इमोशंस ना लिंक्ड होता है खाने के ऊपर। अभी कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वेट रिडक्शन भी करना है, लेकिन उनका सोचना क्या होता है, मैं ऐसा क्या खाऊं कि जिससे मेरा वेट लॉस हो, राइट। तब भी सोचना क्या होता है, क्या खाए, राइट। सो एवरी टाइम उनमें उनके माइंड में जो चलता है ना क्या खाना, बस वही, राइट। सो एवरी टाइम दे आर हैविंग ओवर इंडल्जेंस, राइट, कुछ भी खाना खा लेते हैं हैवी, और यूजुअली वो टाइम पे जो क्रेविंग्स होती है ना उसमें ज्यादातर मीठी और फ्राइड चीजें, राइट, एक्सेसिव कैलोरी वाली चीजें उनको ज्यादा पसंद आती है, बिकॉज वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगती है, थोड़ी सी कामिंग लगती है, और इसलिए उनको ज्यादा पसंद आती है। सेवन इज सोशल इश्यूज, राइट। सोशल इश्यूज में जैसे कि कई लोगों को सोशल रहना बहुत पसंद है, एवरी टाइम उनको पार्टी ही करनी होती है, घर पे पार्टी, या कुछ फंक्शन, कल होली है तो कल होली की पार्टी हो गई, या फिर किसी का बर्थडे है, या फिर किसी की एनिवर्सरी है, या फिर कुछ नहीं है फिर भी पार्टी, राइट। तो उन वक्त कुछ खाना, मौसम अच्छा है तो पार्टी, तो उनको सोशल रहना पसंद होता है। अच्छी बात है सोशल रहना, लेकिन उसका इंडल्जेंस जब खाने पे आ जाता है ना उसके कारण बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाता है। तो वो आपको थोड़ी सी आपकी सोशल रहना है लेकिन खाने पे फोकस कम करना है, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो इट वुड बी हेल्दी फॉर यू। ओके, दूसरा है एज रिलेटेड। ओके, आप सोचेंगे एज के हिसाब से क्या होगा, लेकिन एज भी बहुत मैटर करती होती है। ओके, यंग एज में जो भी आप खाना खाते हो आप इजीली पचा देते हो, लेकिन अगर आप एडल्ट हो, राइट, एडोलेसेंट के बाद जैसे कि एडल्टहुड में अगर जाए तो उसमें ज्यादा व्हाट इज हैपनिंग कि आपका धीरे धीरे करके आपका मसल मास लो हो जाता है। तो मसल मास लो होने के कारण क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो जाता है, बीएमआर चयापचय क्रिया जो होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। ओके, अभी मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण क्या होता है, आप फटाफट वेट गेन करते हो, जो खाना पहले खा रहे हो वही खा रहे हो आप, राइट, बट वो पहले नहीं बढ़ रहा था बिकॉज आपकी मेटाबॉलिक रेट अच्छा था, आप एक्टिव अच्छे रहते थे। लेकिन एज रिलेटेड क्या हो गया कि भाई आपकी एक्टिव मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, अलॉन्ग विद दैट आपकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, कि भाई अभी थोड़े करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो आप उतना नहीं एक्टिव रहते पहले जैसा, और आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती। अगर वो टाइम पे भी अगर आपने आपकी हेल्थ पे केयर लिया और हेल्दी फूड हैबिट्स एडॉप्ट करोगे तो वो आप इंप्रूव कर सकते हो। ओके, देन इज ये सारी चीजें मैंने बताई आपको ओबेसिटी रिलेटेड बढ़ाने का कारण। ओके, नाइन्थ इज लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड।
प्रेगनेंसी के टाइम पे ना कई बार महिला है अधिक अमाउंट में फूड खा लेती है, उनको लगता है मुझे डबल फूड खाना होता है, इट इज लिटिल बिट थोड़ा सा ज्यादा, बट जो भी खाना है जो हेल्दी फूड खाना होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि जंक फूड और फास्ट फूड खाने, राइट। तो वो टाइम पे कभी कभी ओवर पैम्परिंग की वजह से ओवर हाई कैलोरीज, बहुत ही हाई कैलोरीज इंटेक हो जाती है, उनकी एक्टिविटी इतनी कम होती है बिकॉज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इतनी मूवमेंट नहीं करते वो लोग, राइट। तो वो टाइम पे ना फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी हद तक वो वेट गेन कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट आफ्टर डिलीवरी दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस इट प्रॉपर्ली, और उसके कारण भी उनको ओबेसिटी हो सकती है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स कि उसके कारण ओबेसिटी हो सकती है। 10th पॉइंट इज कभी कभी स्लीप डिस्टर्बेंस, राइट, इंसोम्निया, नींद अगर नहीं आ रही है सही से आपको, राइट, तो या फिर ज्यादा नींद होने की वजह से भी आपका हार्मोन्स ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो अगर डिस्टर्बेंस हो जाते हैं तो डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपको नींद नहीं आती है, राइट, और आपका वेट गेन हो जाता है। और यूजुअली ये टाइम पे जैसे कि ओवर स्लीपिंग या फिर अंडर स्लीपिंग की वजह से जो हार्मोन्स जैसे कि हमारे घर्निंग और लैक्टिन हार्मोन्स रहते हैं वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। अभी ये हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, आपको मीठा खाने का या हैवी हाई कैलोरी वाली चीजें खाने का बहुत मन करता है, और उसके कारण ओवर ईटिंग होके फिर आपका आगे वेट गेन हो जाता है। ओके, सो ये मैंने डिफरेंट चीजें बनाई कि बताई आपको कि उसके कारण क्या होते हैं। बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, मैंने बताया कि फूड इनटेक एंड लैक ऑफ एक्टिविटी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं। ओके, अभी ये ओबेसिटी है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मैंने बताया कि कैसे हो सकती है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस क्या है, क्यों खतरनाक है ओबेसिटी, राइट, तो वो मैं बताती हूँ। एक्सेसिव बॉडी फैट के कारण बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हम यहाँ पे बॉडी की सिस्टम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो विल बी स्टार्टिंग विद द डिफरेंट सिस्टम, राइट। तो पहली सिस्टम हम शुरू करते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, राइट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, राइट। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है कि इसमें एयरवे पैसेज ब्लॉक होने के कारण उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, और फिर ना वो थोड़ी थोड़ी बार रात को झांक जाते हैं, राइट। ये ज्यादातर रात को सोने के टाइम पे होता है, राइट। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में आपकी नींद सही से नहीं हो रही है, आप सोना चाहते हो लेकिन बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया तो आप तुरंत जाग जाते हो, ठीक है। तो वो जाग जाते हो तो नींद सही से नहीं हो रही है, राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे दिन अगर देखें तो यूजुअली आप लेथार्जिक रहते हो, आपको सुस्ती महसूस होती है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कॉन्सेंट्रेशन आपका कम हो जाता है, और मेमोरी भी थोड़ी सी लॉस हो जाती है, थोड़ी पुअर हो जाती है आपकी, राइट। तो आप अच्छे से फोकस नहीं पा रहे कोई काम के बिकॉज आपकी नींद सही से नहीं हुई, राइट। सो इसीलिए जरूरी होता है कि यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप ऑल्सो। लेकिन अगर वेट ज्यादा है तो बिकॉज दिस वुड हैम्पर, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसकी शुरुआत कैसे होती है कि ज्यादातर लोगों को ना खराटे लेने की आदत होती है, राइट। जब भी सोते हो ना तो कई लोगों को खराटे, दिस इज एन इनिशियल स्टेज हम बोल सकते हैं ऑफ स्लीप एपनिया, ठीक है। सो अभी से अगर आप खराटे ले रहे हो ना तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, अभी से अलर्ट हो जाइए और उसको सही करना शुरू करें ताकि आपको अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। ओके, सेकंड में बात करते हैं ओबेसिटी के कारण डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकती है। अभी डाइजेस्टिव इश्यूज में क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, राइट। तो उसमें क्या होता है कि सीवियर एसिडिटी हो जाती है। सीवियर एसिडिटी, आपका खाना ऊपर आ रहा है, ब्लोटिंग फील हो रहा है, पूरा पेट फूल जाता है, एकदम हार्ड आपको लग रहा है, तो सीवियर एसिडिटी और ब्लोटिंग की वजह से स्टमक में थोड़ा सा अपसेट फील होता है, राइट, थोड़ा सा बैचिंग आपको फील हो जाता है। तो ये सारी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी भी हो सकता है, बिकॉज वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और रिफ्लक्स बिकॉज ऊपर आ रहा है पूरा बाल हमारा, मे बी जो एस्ट्रोफेजियल वाल्व है तो उसमें भी कभी कभी डैमेज होगा, उसकी वजह से भी आपका रिफ्लक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करने के लिए थोड़ा अगर रिडक्शन करते तो मे बी इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है। ओके, थर्ड इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादातर महिलाओं में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो सकती है, या फिर गायनेकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उनमें ज्यादा होती है। सो ओवरऑल ज्यादातर महिला को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा रखती है। सो इसीलिए जरूरी है कि वो आपको अगर प्रिवेंट करना है तो जस्ट आपका वेट नॉर्मल रखें। फोर्थ इज एंडोक्रिनल सिस्टम। एंडोक्रिनल सिस्टम में अगर देखेंगे पैनक्रियाज, राइट, पैनक्राइटिस हो सकती है, जैसे कि कभी भी पैनक्रियाज ऊपर एक्सेसिव फैट आपका जम गया तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो पैनक्रियाज का काम क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन करना,
राइट। तो अगर आप पेनक्रियाज थोड़ा सा डैमेज, जो ओबेस पर्सन रहते हैं उनमें मेंटल इश्यूज बहुत होती है, जैसे कि उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसके अलावा लिवर डिजीज के भी चांसेस उनको रहते हैं, जैसे कि फैटी नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज और फैटी लिवर जो हम बोलते हैं। तो फैटी लिवर के कारण, जैसे अल्कोहल से नहीं बट नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है, उसमें ज्यादातर फैट के कारण, एक्सेसिव फैट के कारण नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती है। कभी कभी गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम भी होता है, गॉल ब्लैडर डिजीज भी होती है। ओके, और लिवर की में जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके बाद वजह से क्या होता है कि लिवर के फंक्शंस हैम्पर हो जाते हैं। ओके, सो लिवर काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है, और बाकी सारे अगर वो फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होना शुरू हो जाती है। ओके, इसके अलावा मैं बताती हूँ किडनी डिजीज। अभी किडनी डिजीज में क्रोनिक किडनी डिजीज, ओके, ओबेसिटी से क्रोनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है। क्रोनिक डिजीज लंबे टाइम के लिए चलती है, लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फॉर द क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नाइन्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे उसके इम्पैक्ट होती है, क्योंकि जितना वेट आपका ज्यादा उतना ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा आप पे ज्यादा रहता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ज्यादातर उसकी इम्पैक्ट होती है आपके बैक पे, हिप्स पे और आपके नीज के ऊपर, राइट। तो उस पर इम्पैक्ट ज्यादा होती है। जितना वेट ज्यादा आपका, उतना आपका वेट बेरिंग ज्वाइंट्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है। ओके, तो वेट बेरिंग ज्वाइंट्स हमारे जैसे कि घुटनों पे प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, और उसमें कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन रहता है, उसमें थोड़ी थोड़ी सूजन रहती होती है, और उस एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा वेट के कारण बैक पे भी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो उन कई लोगों को क्रोनिक बैक पेन भी रहता है। जितना एक 1 kg वेट गेन अगर बढ़ रहा है तो इसके साथ आपका 9 to 15% आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाती है। सो 1 kg में 9 to 15% मीन्स काफी ज्यादा रेशियो होता है। तो अगर वैसे ही अगर हम लोग गिने कि अगर आपने 1 kg आपने कम कर लिया तो उसके हिसाब से अगर देखें तो उसका पेन कितना हद तक आपका रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट टेक केयर कि आपका वेट नहीं बढ़े, बिकॉज आपकी नीज पे भी उतनी प्रॉब्लम है, नीज है, बैक है और हिप्स पे भी ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है। ओके, 10th इज द इम्यून सिस्टम पे भी उसने बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होती है। ओके, तो यूजुअली ओबेस पर्सन में इम्यूनिटी बहुत ही वीक रहती है, और जब भी जैसे कि कोविड जैसा अभी हमारा टाइम चल रहा है, अभी वही टाइम पे अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, बिकॉज बॉडी इज अनएबल टू फाइट। और जो नेचुरली कई लोग अच्छे से रेजिस्ट कर पा रहे थे वो इन्फेक्शन को, और या फिर माइल्ड सिम्टम्स हो रहे थे, लेकिन अगर जो ओबेस पर्सन है अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है तो उनके बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी उनको आईसीयू में भी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ जाता है, बिकॉज इतनी सीवियरिटी उनकी बढ़ जाती है। ओके, सो द थिंग इज कि इम्यूनिटी वीक की वजह से आपका कोविड वगैरह सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं, और उसका भी एक कारण है ओबेसिटी। ओके, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स भी हो सकते हैं। अभी कैंसर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर यूजुअली जो ओबेस पर्सन में जो पाए जाते हैं, दैट इज यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो ये सारे कैंसर्स भी उनमें हो सकते हैं। क्रोनिक जो जिनको ओबेस पर्सन रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा पेन पूरे बॉडी के अंदर रहता है, और उनको पता भी नहीं चलता कि कभी कैंसर सेल डेवलप हो जाता है। ओके, यहाँ पे ज्यादातर जो मैंने बताया, राइट, दैट वाज कॉम्प्लिकेशंस, जो भी मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताया। तो अगर आप वेट लॉस सही से कर लेते हो, अगर एक्सेसिव वेट है तो उसको लॉस कर लेते हो, सही आहार आप ले रहे हो और अच्छी जीवन शैली आप अपनाते हो, तो उसमें हम काफी हद तक कमी ला सकते हैं। ओके, तो मैं थोड़े बहुत जनरल टिप्स आपको दूंगी डाइट के रिलेटेड। मैं डाइटिशियन हूँ, थोड़ा सा आपको उसके टिप्स दे देती हूँ ताकि आपकी अगर ओबेसिटी तो थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द जनरल बेसिक टिप्स। सब भी में इंडिविजुअल वेरिएशंस होता है, बट मैं आपको बेसिक टिप्स बताती हूँ। ओके, सबसे पहले ईट वेरी हेल्दी फूड्स। ओके, अभी हेल्दी फूड्स कैसे खाना चाहिए? सबसे पहले इंक्लूड लॉट ऑफ फाइबर्स इन योर डाइट, राइट। नेचुरल चीजें आप ज्यादा खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स पे ज्यादा फोकस करें। तो एटलीस्ट 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो सपोज, तो जितना हो सके उतना कलरफुल फ्रूट्स एंड फ्रूट्स खाए, राइट। जो भी सीजनल है वो फ्रूट्स खाए, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को फ्रूट्स की वजह से ना उनको जूस ज्यादा पसंद होता है। 4 ऑरेंज का जूस फटाफट पी लेंगे, लेकिन एक जूस एक ऑरेंज बोलेंगे तो दे आर नॉट एबल टू ईट, राइट। तो वैसा नहीं करना है। यू आर सपोज टू ईट, यू आर सपोज टू चू इट प्रॉपरली एंड ईट प्रॉपरली। वो खाना चबा के ही खाना है, वैसे ही आपको फ्रूट्स का इंटेक लेना चाहिए। सब्जियां हो सके उतनी फाइबर रिच सब्जियां आपको ज्यादा खानी है, जैसे कोई भी टाइप के लिफी वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि आपने एनी मेथी, पालक, सुआ की भाजी,
सब्जी या आपके कोई भी गर्ड्स हो गए, जैसे लौकी तुराई की सब्जी वगैरह, तो ये सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है, तो ये सब्जियां आपको ज्यादा खानी है। इसके अलावा जब भी ग्रेन्स खा रहे हो, आटा जो भी यूज कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, राइट, एकदम बारीक जैसे कि रिफाइंड आटा यूज नहीं करना है, मैदे जैसी चीजें आपको यूज नहीं करनी है, राइट। जितना मोटा आटा, जितना कोर्सर आटा होगा दैट इज हेल्दी, और उसका हस्क के साथ आप जो लेते हो ना, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल टू यू, और दैट इज वेरी हेल्दी, बिकॉज उसके साथ आपका फाइबर भी उसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो होल ग्रेन्स हमें पसंद करने चाहिए, हो सके उतना आपका प्रोटीन रिच फूड, जैसे कि आप पल्सिस है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, तो वो आपको हर रोज कंज्यूम करना चाहिए। तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपके पल्सिस है, जैसे कि राजमा, चना, छोले, देशी चने, तो ये सब में आपको अच्छे से प्रोटीन मिल जाता है जो वेजिटेरियन है। तो नॉन वेजिटेरियन अगर पर्सन है तो वो भी नॉनवेज खा सकता है, लेकिन जो भी पसंद कर रहे हैं इट शुड बी लीन, राइट। जैसे कि चिकन खा रहे हो तो इट शुड बी अ लीन चिकन, या अगर फैट निकाल के जैसे मीट हो सके उतना आपको प्रिफर नहीं करना है, उसके जगह पे लीन चिकन या एग्स आप ले सकते हो, या फिश ले सकते हो, बट फ्राइड नहीं होनी चाहिए। Okay, so these are the things non-vegetarian item can consume, person can consume. इसके अलावा दूध अगर आप ले रहे हो तो दूध ना लो फैट स्कीम मिल्क यूज करना होता है, ओके, ताकि टोन मिल्क है या लो फैट स्कीम मिल्क आपको यूज करना है ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज कम हो। रिफाइंड प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही बंद कर देना है, जैसे कि आपको ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, हॉटडॉग, ये सारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करनी है, राइट। इसके अलावा कोलास, जंक फूड एंड फास्ट फूड्स आर टू बी टोटली अवॉइडेड। मिठाइयाँ, पेड़े, बर्फी, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, ये सारी चीजें इजीली आपका वेट गेन करती है, और इसलिए हमने और कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने बताया कि कैलोरीज उसमें कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप ज्यादा भी खा लोगे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ऑन द होल यू आर इंक्रीजिंग द कैलोरी इनटेक, तो वैसी चीजें हमें कम खानी चाहिए, ओके। दूसरी चीज जो है अवॉइड अल्कोहल, राइट। जो अल्कोहल लेते हैं उनको अल्कोहल टोटली स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से कैलोरीज तो एड ऑन होती है, 1 ml ऑफ अल्कोहल आपको 7 कैलोरी देता है, आप इजीली कैलोरीज एड ऑन कर लेते हो, लेकिन इसके साथ ना आपका वो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा सकता है, आपका हार्ट को भी वो वीकन कर लेता है, और इसीलिए आपको अल्कोहल नहीं लेना है। अगर लेते हो जो भी है तो इट शुड बी इन वेरी वेरी लिमिटेड अमाउंट, ओके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कुकिंग ऑयल्स, राइट। ज्यादातर कंफ्यूजन सब में रहता है कि कौन सा तेल यूज करे, कितना खाए, समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो तेल हमें यूज करना है, बट इट शुड बी विद इन द लिमिट्स, ओके। अभी तेल ना डिफरेंट तरीके के उसमें फैटी एसिड रहते हैं, राइट, जैसे सैचुरेटेड फैट, म्यूफास एंड प्यूफास, राइट। तो ये सारे फैटी एसिड्स रहते हैं। जैसे सैचुरेटेड फैट्स का जो आप रूम टेम्परेचर में जम जाते हैं, जैसे कि घी हो गया, पामोलिन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तो वो जम जाते हैं, राइट, तो वो ज्यादा हमें नहीं कंज्यूम करने रहता है। म्यूफास जो होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी, वो हार्ट हेल्दी रहती है, राइट। तो उसमें कौन से ऑयल रहते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल, कैनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइट। और थर्ड फैट इज पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज प्यूफास, राइट। अभी प्यूफास में कौन से, दे आर हार्ट हेल्दी, इसलिए अच्छा है, दैट इज सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तो ये अच्छे रहते हैं ऑयल्स। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं जो हमें फिश ऑयल्स में से मिलते हैं, दैट आर ऑल्सो हार्ट हेल्दी। लेकिन ऑयल में ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग कितना ऑयल खाए, राइट। आपकी जरूरत के हिसाब से टोटल कैलोरी आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट, बट द थिंग इज कि आपका क्वालिटी ऑफ ऑयल कौन सा ले रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स लॉट, राइट। रिफाइंड ऑयल्स आपको बिल्कुल ही बंद कर देने हैं, उसके जगह पे यू कैन यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, राइट। जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है जिसमें मिनिमम केमिकल्स यूज किया हुआ है, वैसे आप ऑयल्स यूज करो, बिकॉज विद द रिफाइनिंग लॉट ऑफ केमिकल्स जो यूज होते हैं और उसके कारण आपकी हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाता है। सो अवॉइड दोज टाइप ऑफ ऑयल्स, ओके। ज्यादातर दूसरी चीज ना क्या पाया गया है, ज्यादातर लोगों के किसी के भी कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल किसी का बढ़ गया है, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो फैमिली मेंबर जो भी होगा ना सबसे पहले जाएगा और वो देखेगा कि कहाँ पे कौन सा ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, राइट, वही चूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एक चीज मार्केटिंग गिमिक में बिल्कुल मत जाओ, राइट। अगर आपने ग्राउंडनट ऑयल लिया है या फिर सपोज आपने मस्टर्ड ऑयल लिया है या सनफ्लावर ऑयल लिया, कोई भी आपने प्लांट ओरिजिन ऑयल लेते हो उसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल रहता है, और आप जीरो कोलेस्ट्रॉल लेके आ रहे हो, लेकिन ऑयल की प्रॉपर्टी सेम रहने वाली, कैलोरीज आपको वही देने वाली है, ठीक है। सो अवॉइड दोस टाइप ऑफ रिफाइंड ऑयल्स एंड अवॉइड जिसमें लिखा है कि जीरो कोलेस्ट्रॉल। प्लांट बेस्ड सोर्सेज में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, ठीक है, वो खाली रहता है एनिमल ओरिजिन में, जैसे कि अपना घी हो गया, बटर हो गया, उसमें आपका प्लांट ओरिजिन है, इसलिए उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रहता है। सो अवॉइड द टाइप ऑफ थिंग्स, मार्केटिंग गिमिक्स में बिल्कुल मत आए। सो बेसिकली आपको जो ध्यान देना है, रोटेशन ऑफ ऑयल रखे,
एक बैलेंस ऑफ आपके फैटी एसिड्स होने चाहिए, जिसमें म्यूफा फ्यूफा और सेचुरेटेड फैट्स वगैरह होने चाहिए पूरे दिन में, राइट। तो उस हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हो। ओके, फोर्थ इज फिजिकल एक्टिविटी, राइट। मेंटेन योर फिजिकल एक्टिविटी। आपको जो भी पसंद आए, जो भी एक्सरसाइज पसंद है आप करिए। आप कर सकते हो जुम्बा, एरोबिक्स, डांसिंग, जिम कर सकते हो, गरबा खेल सकते हो, या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी, बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन कर सकते हो। इसमें देयर इज नो एज लिमिट, कुछ नहीं होता तो आप चल तो सकते ही हो, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज आपको करनी है, और इससे क्या होगा, वेट रिडक्शन भी होगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे हमारा HDL है, राइट, वो इंक्रीज करने में, आपको इंप्रूव करने में आपको हेल्प करता है, राइट। बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो सभी तरीके से आपको इसका फायदा होता है। सो डेली बेस पे थोड़ी आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ओके, फूड्स जो भी पसंद कर रहे हो उसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच आप फूड पसंद करिए, जिससे आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से इन्फ्लेमेशन आपको बॉडी के अंदर कम होता है। ओके, अभी प्लांट सोर्सेज में अगर देखें तो जैसे विटामिन A, C, E, राइट, विटामिन A, C, E ये तीनों है, दिस आर द एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ए आपको येलो ऑरेंज फ्रूट्स एंड जैसे बीटा कैरोटीन होता है प्लांट सोर्स में, जो आपको मिलता है येलो ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर से, राइट। सर्टेन ग्रीन्स में से मिल जाता है, लीफी वेजिटेबल्स में से भी मिल जाता है, राइट। सेकंड है विटामिन सी रिच फूड। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट्स में से मिलता है, जैसे कि लेमन हो गया, आंवला हो गया, कोई भी खट्टे फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी की मात्रा अच्छी रहती है। एंड विटामिन ई अगर देखें तो विटामिन ई भी आपको अच्छे से मिल जाता है, स्पेशली एग्स में से, सोया ऑयल में से, पीनट ऑयल एंड कोन ऑयल, राइट। तो ये सब में से आपको मिलता है। इसके अलावा दूसरा एक मिनरल है कि जिसका काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का, दैट इज सेलेनियम, राइट। वो जनरली आपको सी फूड्स में से या होल ग्रेन्स में से आपको मिलता है। सो अगर आपने सारी चीजें बैलेंस फूड, आप बैलेंस डाइट खाते हो तो आपको बहुत सारे दूसरे फायदे भी होते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी विटामिन डी एंड विटामिन B12, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। B12 जनरली वेजिटेरियन सोर्सेज में अवेलेबल नहीं होते, और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा मींस ऐसे रिसर्चेस हुए हैं कि जिसमें ऐसा बताया गया कि आपका अगर B12 लेवल कम है तो आपको वेट रेगुलेशन में इजी रहता है एज कंपेयर टू B12 की डेफिशिएंसी। और विटामिन D3 जितना कम है उतना बोन लॉस आपका ज्यादा होता है। तो ऑन द होल इट हैम्पर्स योर हेल्थ। ओके, तो ये सारे मैंने आपको बताया कि ये टिप्स है, तो यू शुड कंसिडर दोस टिप्स ताकि आपका वेट आप कंट्रोल में ला सको। और इसके अलावा जो मैं बताने जा रही हूँ कि जिन नंबर्स होते हैं वो नंबर्स आपको बहुत ही ध्यान में रखने हैं। 3 नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स आर देयर। तो 3 नंबर्स कौन से चीजों के नंबर्स आपको ध्यान देना है। 1 इज आपका लिपिड प्रोफाइल, 2nd इज आपका ब्लड ग्लूकोज एंड 3rd इज आपका ब्लड प्रेशर। ये तीनों आपको ऑब्जर्व करते रहना है। अगर आपकी एज अबाउ 40 प्लस है तो आपको ज्यादा, और ओबेस्ड हो तो इनफैक्ट आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। डिजायरेबल नंबर, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें लिपिड प्रोफाइल में, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 होना चाहिए, LDL आपका लेस देन 100 होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड आपका लेस देन 150 होना चाहिए, और HDL आपका मोर देन 40 होना चाहिए, राइट। तो गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा करो और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करना चाहिए। 10% अगर आपने टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर लिया तो आपका 20 to 30% आपका कोरोनरी हार्ट डिजीज का चांसेस आपका कम हो जाता है। ओके, तो बीच बीच में आपका टेस्ट करवाना जरूरी है, राइट। कई लोग ना टेस्ट नहीं करवाते, उनको लगता है मुझे कुछ नहीं है, अगर हमने टेस्ट कराया तो कुछ निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जो होगा वो निकलेगा तो उसको आपको फिर उसके हिसाब से ट्रीट करना है, राइट। अगर बॉर्डर लाइन होगा तो आप डाइट और फूड हैबिट्स और आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो सभी में दवाई की जरूरत नहीं होती, इनिशियल स्टेज में उतने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। सो बेसिकली जस्ट इवेल्युएट करवाइए ताकि आप पता चले कि आपका बॉडी कहाँ पे स्टैंड करता है। ओके, 2nd इज आपका ब्लड प्रेशर, राइट। ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, आइडियली होना चाहिए 120/80 आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसको रेगुलेट करिए। अगर ज्यादा हो गया है डाइट मॉडिफिकेशंस करिए, साथ में आपका एक्सरसाइज करना शुरू करिए, साथ में आपका सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करिए, तो उससे आपका काफी हद तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। ओके, बहुत ही ज्यादा है तो फिर आप मेडिकेशंस लेने की जरूरत है, तो यू आर सपोज टू टेक द मेडिसिन। ओके, अभी इसके अलावा ब्लड शुगर को भी मॉनिटर करते रहिए, राइट। अगर फैमिली में हिस्ट्री है आपकी तो आपको और चांसेस है शुगर आने का, और बीच बीच में अगर ओबेस्ड हो तो इट मीन्स कि यू आर लाइक प्रोन टू, तो आपको अच्छे से आपका ब्लड शुगर चेक करवाना है। फास्टिंग आपका ब्लड शुगर होना चाहिए लेस देन 100, और आपका पोस्ट पेरेंडियल दैट इज आफ्टर मील्स का होना चाहिए लेस देन 140। अगर हाई है तो उसको कंट्रोल करें, राइट। शुगर अगर ज्यादा है तो कंट्रोल करें, राइट। क्यों ज्यादा बढ़ रहा है वो एनालाइज करवाइए, व्हाट आर द रीजंस ऑफ
हाई ब्लड शुगर, और उसके हिसाब से ट्रीट करवाइए, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में जैसे कि सिंपल कार्ब्स होते हैं, मिठाइयाँ और शुगर वाली चीजें होती है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स होती है जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो हमें रिड्यूस करना होता है। और उसके साथ आपको हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन आपको डाइट लेना होता है ताकि आपका ब्लड शुगर रेगुलेट हो। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने बताई कि जो नंबर्स थे जो आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर तो लास्ट में मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि वॉट एवर इज द फादर ऑफ डिजीज, कोई भी आपका फादर डिजीज का फादर है, बट द मदर ऑफ डिजीज इज डाइट, ठीक है। सो आप अच्छे से अच्छा डाइट रहिए, अच्छी आपकी सेहत बनाइए, तो आपको हेल्थ रिस्क नहीं होगा, राइट। तो और इस पावन जो हमारे होलिका दहन का आज त्योहार है, राइट, तो आज इस पावन होलिका दहन के दिन हम नेगेटिविटी, स्ट्रेस और हमारी जो खराब आदत है ना, तो क्यों ना उसको हम दहन करें। तो आज का मेरा यही आपसे विनती होगी कि आज हमारी लाइफस्टाइल अच्छी करें और सेहत सुधारें और गलत जो हमारी आदत है का दहन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग।